Yes, are we ready? Okay, so we were on chapter number 2. ठीक है, कल अपन ने दो क्वेश्चंस देखे, चैप्टर नंबर 2 के कल दो क्वेश्चंस देखे. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि प्लानिंग के बेनिफिट्स क्यों है, प्लानिंग नेसेसरी क्यों है ऑडिट की. यस, उसमें अपन ने 6 आंसर्स देखे थे. ठीक है, तीन अलग करेक्ट है. तीन थे एंगेजमेंट टीम के लिए कि सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, फिर उनका प्रॉपर डायरेक्शन, उनके काम का वर्क, उनका मैनेजमेंट, यस उसमें हेल्प होता है. और एक एक्सपर्ट का पॉइंट था. ठीक है ना, कि ऑडिट एक्सपर्ट के वर्क को कोऑर्डिनेट करने में अपने को हेल्प होता है. और यहाँ के तीन थे हेल्पिंग द ऑडिटर, फिर हेल्पिंग द ऑडिटर के 3 पॉइंट थे. करेक्ट है. ओके, उसके बाद में था नेचर ऑफ प्लानिंग अ कंटिन्यूस एंड आइटरेटिव प्रोसेस. इसमें हमने बोला था प्लानिंग डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट नहीं है, ये कंटिन्यूस फेज ऑफ ऑडिट है, ये चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है. उसमें प्रश्न ये था कि आरएपी लगाने के पहले, आरएपी लगाने के पहले मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरओएमएम के पहले कुछ मैटर्स ऑडिटर को कंसीडर करने हैं. वो मैटर्स क्या है, तो वो 5 मैटर्स है. करेक्ट है. उसमें था कि मेरे को एपी, उसमें मैंने बोला मटेरियल लीगल एक्सपर्ट, एपी एज आरएपी, अदर प्रोसीजर एज आरएपी. मटेरियल मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, लीगल मतलब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, और एक्सपर्ट मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट. फिर एपी एज आरएपी मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी यूज्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड अदर प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. करके आएगा रिवाइज. हाँ, रिवाइज ऑडिट करना बहुत जरूरी है, ये बोलने का नीड नहीं, वाला ये होमवर्क नहीं है, ऐसा होमवर्क बोल के कोई अज्यूम्ड है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है. ठीक है, फंडामेंटल ऑडिटिंग असम्पशन पकड़ लो इसको. आप अगर रिवाइज नहीं करके आओगे, आप अगर ऑडिट को क्लास में लर्न करने की हैबिट डालोगे, तो आपको आगे रिवीजन करने में आसानी होगी. किसी के दिमाग में अगर प्रश्न होगा कि मैं ऑडिट में 50-60 के ऊपर कैसे लेके आऊं, तो उसका उत्तर यही है कि क्लास को क्लास मत समझो, क्लास को लर्निंग एरेना समझो, यहीं पे लर्न करो चीजों को. मैं उसमें टाइम डाल रहा हूं, नहीं तो मेरे लिए पढ़ाना क्या, मैं दिन के 2 पेज कवर कर रहा हूं. मैं तो पूरे 4 पेज के कंसेप्ट पढ़ा दिया था, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट सीखने आए क्या यहाँ पे, फिर हम में और दूसरों में क्या फर्क है. मैं यहाँ पे लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लर्न कराने की टेक्निक्स दे रहा हूँ, लर्न कराने के शब्द दे रहा हूँ, ताकि तुम लर्न करो. तुम्हारे लिए जो कि हाँ यार सर ने बोला था प्लानिंग के बेनिफिट्स में 6 है, 3 अलग. समझ में आ रहा है? तो रिवाइज करके आना, फिक्स रखो. और किसी का बाई चांस रिविजन नहीं होता है, कुछ बहुत ज्यादा काम है, ये है वो है, तो तुमको 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, तुम उसमें कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, घुमा लो बुक खाते खाते, है ना, तुम्हारा ही फायदा है. ठीक है, चल. तो यहां तक हम पहुंच गए थे. अब मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको प्लानिंग सिखाऊंगा, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो मैंने बोला था कि प्लानिंग में हमने टाइमलाइन बनाई थी प्यारी सी, याद है क्या तुमको, कि पहले एंगेजमेंट हुआ, फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है ना, जो प्लानिंग की भी पहले आती है. उसको ओवरऑल प्लानिंग एलिमेंट ही बोलते हैं, लेकिन प्लानिंग के पहले आती है वो छोटी मोटी. मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तुमको समझ जाएगा, हाँ सर ये बात बराबर बोल रहे हो, ये प्लानिंग के पहले आती है. ठीक है, फिर उसके बाद में चालू होती है प्लानिंग एक्टिविटीज. प्लानिंग एक्टिविटीज में स्ट्रेटजी बनेगा और प्लान बनेगा. ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आरएपी आएगा. करेक्ट है, आरएपी के बाद में फिर हमारा एफएपी आएगा, एफएपी के बाद में हमें एविडेंस मिलेगा, फिर कंक्लूजन होगा, ओपिनियन बनेगा, और रिपोर्ट होगा. साइकिल समझ में आ रही. इसमें मैंने आपको बोला था कि एक चीज इन्होंने कवर नहीं करी स्टडी मैट में, जिस डायग्राम में, वो है ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है, तो पहले बनता है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनेगी प्लान, और प्लान के बेसिस पे प्रोग्राम. ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप काम है. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले सीखना है सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होता है. रेडी है, चालू करो सेशन. एनर्जेटिक सेशन. कल का सेशन इतना शानदार हुआ, कल सबका रिस्पॉन्स इतना बढ़िया था, मैं तुमको क्या बताऊं, मैंने एक ही बात नहीं बोला, तो मेरे को यही रिस्पॉन्स, कल के ऐसा रिस्पॉन्स आज दे दो बस. ये चैप्टर 1 से भी इजी लगने लगे. जस्ट अ मिनट. अरे आपने मेरा वाला कनेक्ट कर लिया एयर सर्वर. हाँ,
चलो कुछ नहीं, एयर सर्वर देखिए कनेक्ट करो, आपने मेरा वाला कर लिया था, यस सॉरी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, अब ये पीईए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीईए, ठीक है। इसमें तीन चीज होती है बेटा, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, ठीक है। सबसे पहली क्या होती है वो देखो, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। क्या होता है? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अभी क्या होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट एक रिकरिंग प्रोसेस है ना। एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट, मैंने बोला था ना, एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, हर साल उसका रीअपॉइंटमेंट होता है, हर साल रीअपॉइंटमेंट। और ये कैसे तुमको और कॉन्क्रीट होगा जब तुम लॉ पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो हर साल रीअपॉइंटमेंट होता है। अभी क्या होता है ना कि ऑडिटर जो है उसको आईसीएआई ने ये बोला है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी ईयर्स ऑडिट पहले तू पीईए कर ले। और पीईए में पहली चीज है कि तेरे को ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो देख ले। रिलेशनशिप मतलब ऑडिट वाला, ठीक है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो देख ले, ठीक है। देखो तो उसके लिए कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि सर मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं या ना करूं, है ना। अब तुम देखो ये प्लानिंग एक्टिविटीज के लिए पहले ही होगा ना, है ना। मालूम पड़ रहा तेरे को, ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है और तूने पूरी प्लानिंग कर ली, कोई सेंस है क्या? इसके लिए इसको बोलते हैं पीईए। एंगेजमेंट के पहले कुछ प्रिलिमिनरी चीजें करनी पड़ती है, ये एस्टैब्लिश होने के बाद तुम प्लानिंग चालू करोगे। स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। बोलो, स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ये एक के नीचे एक होता है। इसको ऐसा नहीं सर पहले ये होगा कि नहीं, सीक्वेंस है ये। पहले स्ट्रेटजी बनती है, फिर उसका प्लान बनेगा, फिर प्रोग्राम बनेगा। सर डिफरेंस क्या है? आएंगे, सस्पेंस, ओके। तो अभी तो हमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि बताइए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप क्लाइंट के साथ में जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि आपने 1 साल रिलायंस का ऑडिट कर लिया, अब अगला साल चालू होने वाला है और आप पीईए परफॉर्म कर रहे हो कि 1 साल के बेसिस पे क्या मैं अगले साल का ऑडिट करना चाहता हूं या मैं थक गया उस क्लाइंट से और मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। अब देखते हैं, देखो ये जो पहला वाला, ये जो पीए का पहला एक्टिविटी ना, इसमें 3 पॉइंट आंसर है, ठीक है। पहला, इट शुड बी एंश्योर दैट appropriate procedures regarding acceptance of client relationship and continuance of client relationship have been followed। सिंपल है, पहला पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि ये पहले एंश्योर कर लो कि आपने एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो किए, है ना। पहला पॉइंट सिंपल है, अगर मैं करेक्शन बोलूं तो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो किए हैं। काय के प्रोसीजर? टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू क्लाइंट रिलेशनशिप, बराबर है। पहला पॉइंट तो छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, द फर्म should obtain information considered necessary in the circumstances, ठीक है। जो सीए फर्म है, फर्म मतलब सीए फर्म है ना, एबीसी कंपनी, एक्सवाइजेड कंपनी, करेक्ट, M27 कंपनी, जो सीए फर्म है उसको इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी है जो भी उसको जरूरी लगे। काय की इंफॉर्मेशन? बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विथ अ न्यू क्लाइंट, विथ अ न्यू क्लाइंट। कोई भी तुम नया क्लाइंट ले रहे हो तो उसको वो क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के पहले जो भी इंफॉर्मेशन तेरे को जरूरी लगे वो इंफॉर्मेशन तू ऑब्टेन कर ले, है ना। कौन है, क्या है, कहां से आया है, जो भी इंफॉर्मेशन लगे वो ऑब्टेन कर ले। एंड या फिर एक तो तू न्यू क्लाइंट से एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग engagement, when deciding whether to continue an existing engagement, या फिर रिलायंस का तूने ऑडिट कर चुका है, अब इस साल वापस रीअपॉइंटमेंट है ना। तो अगर मान ले सेम क्लाइंट है, तू कंटिन्यू कर रहा है, तो तेरे को जो भी इंफॉर्मेशन जरूर लगे तू ऑब्टेन कर ले,
ठीक है, नया क्लाइंट है, तू एक्सेप्ट कर रहा है, तो तेरे को जो भी इंफॉर्मेशन जरूर लगे वो ऑब्टेन कर ले। दोनों सिनेरियो कवर हो गए। या तो तू नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने वाली है, या तो तू वही क्लाइंट को कंटिन्यू करने वाली है। कोई डाउट है कि यहां तक पक्की बात? उसके आगे देखो, एंड व्हेन कंसिडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू एंगेजमेंट विथ एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट। क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा? थर्ड पॉइंट का निहाल बताएगा। थर्ड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट ये नहीं, मतलब सेकंड में तीसरा पॉइंट है ना ये। एक है कि तूने नया क्लाइंट एक्सेप्ट किया, पहला वाला क्या है? एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विथ अ न्यू क्लाइंट। एक है व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, जो चल रहा है वो। तीसरा क्या है? अगर रिलायंस के साथ अपन ने कुछ एक पर्टिकुलर इसके लिए किया हुआ एंगेजमेंट, वो हटा के कोई दूसरी चीज के लिए, एक बार ताली बजाओ उसके लिए। तीन सिनेरियो है, एक कि तुम नया एक्सेप्ट कर रहे हो, एक क्या है कि तुम नया एक्सेप्ट कर रहे हो, एक कि तुम पुराना कंटिन्यू कर रहे हो, और तीसरा कि पुराने के साथ में तुम कुछ नया एंगेजमेंट कर रहे हो, है ना? पुराने के साथ में तुम कुछ नया एंगेजमेंट, मतलब मान लो पुराना तुमने उसको ऐसे ही किया होगा, अब वो तुमको एस ए के लिए हायर कर रहा है तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट, है तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट। या मान लो पुराने टाइम पे तुम उसकी कंपाइलेशन करते थे SRS, ये बारी वो तुमको अपॉइंट कर रहा है SA के लिए, है तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट लेकिन एंगेजमेंट नया हो गया। तो देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्या प्रोसीजर लगाओगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट में, कैसे देखोगे कि मेरे को एंगेजमेंट कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो अपन सिंपल सी दो चीज बोलेंगे। पहला कि देखो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड, बोलो तो ये आपके सर्कल का वर्ड हो गया जो आप अपने नोट्स में लिखने वाले हो ना, 3 पॉइंटर्स 3 एरो नोट बनेंगे इसके। तो पहला एप्रोप्रिएट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड। अच्छा काय के एप्रोप्रिएट प्रोसीजर? इन रिगार्ड्स टू एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, खत्म बात, है ना? दूसरा इंफॉर्मेशन, किसके बारे में है? इंफॉर्मेशन। सो द ऑडिटर मतलब द सीए फर्म शुड ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तीन चीजों को लेके, एक वाइल एक्सेप्टिंग द न्यू क्लाइंट, दूसरा while continuing the existing engagement with the same client, while accepting a new engagement with an existing client। ठीक है, अभी तक के नोट्स लाइव है पक्का? हेडिंग डाल दो फटाफट, ये वाली क्वेश्चन लिखो। अच्छा सुनो ना, ये डायग्राम वैसे ही लिखने बनाने का, अगर तुमको बनाना है तो बना लेना, नहीं तो बुक्स में तो है ही। ठीक है, बनाना तो जरा छोड़ देना। उसके नीचे क्वेश्चन लिखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पहला है CA Rishabh is a partner of RBC, is a partner of RBC and company CA firm, and is auditing Rallis Limited, RALLIS, Rallis Limited for past 2 years, for past 2 years, full stop. While initiating the audit of next year, while initiating the audit of next year, Rallis Limited offered a new engagement to RBC and company, offered a new engagement to RBC and company. Perfect, full stop. State in this regards what procedures should be performed. State in this regards what procedures should be performed in regards to continuance of client relationships, in regards to continuance of client relationships, in regards to continuance of client relationship। बराबर है? ठीक है,
अब है ना फटाफट एक काम करो, पहले एरो निकाल दो लेफ्ट में जल्दी से, ये वाला मैं बनवा देता हूं। पहला निकाल दो लेफ्ट में, लेफ्ट में एरो निकालो, हाँ उसमें लिख दो, वो तो सिंपल है, परफॉर्म प्रोसीजर, परफॉर्म अप्रोप्रिएट प्रोसीजर लिख दो, परफॉर्म अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। एक उसमें और भी लिख दो, हैव बीन फॉलोड, हैव बीन फॉलोड, इट शुड बी एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड, उसमें लिख दो हैव बीन फॉलोड, है ना। अभी बीच वाला एरो आओ, बीच वाले एरो में लिखो नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड, नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड लिख दो, है ना। अब उसके नीचे ना 3 एरो निकालो, दूसरे वाले में नीचे 3 एरो निकालो, 3 एरो 3 बुलेट जो भी कंफर्टेबल है वैसा, ठीक है। अब उसमें 3 पॉसिबिलिटी है, लिखो पहला एक्सेप्टिंग न्यू क्लाइंट, है ना। दूसरा कंटिन्यूअंस, कंटिन्यूअंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, कंटिन्यूअंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, एक के नीचे एक लिखना, कंटिन्यूअंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। और तीसरा न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट। दैट्स इट। तो प्रोसीजर सिंपल है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो मैं बोल रहा हूं ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है बोला पूछने के लिए, सीए फाइनल में पूछ चुके हैं, सीए फाइनल में भी है ये, इंटर में भी आ सकता है। सिंपल है कि अगर आपको कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप करना है तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और ये है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो पहला क्या है, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो हुए, क्या बोलता है, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो हुए। दूसरा क्या बोलेगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लिया, क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है, काय को लेके, इन रिगार्ड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू क्लाइंट, continuance of existing engagement and acceptance of new engagement with existing। सब लोग मुंह से बोलना, ठीक है, यही का यही लर्न करना है, पहले ही बोल रहा हूं मैं, मेरा एग्जाम नहीं है, ठीक है। अभी तीसरा बहुत प्यारा पॉइंट है, देखो, और बहुत लॉजिकल पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ये देख रहे हैं कि हमको क्लाइंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग बताओ, आप कब चाहोगे कि क्लाइंट कंटिन्यू नहीं करना है, ऑपरेट नहीं कर रहा, ये पार्टिसिपेशन करना है, और हाँ कोई नवा अच्छा नहीं ठीक है, अरे तो भाई तू तेरा स्टाफ बढ़ाएगा ना, देखो तो अच्छा है ना जितना, बिल्कुल उसने क्या बताया जो नया, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस अच्छा है, लेकिन उसमें अपन ये बोलेंगे कि भाई अपन और भी, क्लाइंट तो जितने हैं उतने कम है ना, तो वो और भी लेंगे। एक पॉइंट अच्छा है कि उसको ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई मिसस्टेटमेंट हो, कोई फ्रॉड, डिसऑनेस्ट हो सामने वाला, है ना। तुमको अगर उससे आपत्ति हो रही है तो फिर तुम सोचोगे यार भाई लंबे लंबे हाथ जोड़े, ठीक है, मतलब तुम सोचो ना, धन लक्ष्मी को ठोकर मार के अपन आगे बढ़ रहे, तो कुछ काम, कुछ तो प्रॉब्लम होंगी। अब वो तीसरा देखो, मैटर्स जैसे कि इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, क्या बोलता है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट। कंपनी का जो की मैनेजमेंट है, कंपनी के जो प्रिंसिपल ओनर्स है, विजय माल्या, ठीक है, तुमको समझ में आ गया, सब गड़बड़ उड़ाना है भाई, 1 लाख की फीस के लिए 10 साल जेल जाना पड़ेगा, तू तेरा काम देख, दूसरा सीए कर, ठीक है। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैटर्स जैसे कि इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ओनर मतलब मुकेश अंबानी, है ना, रतन टाटा, लेकिन क्या वो की मैनेजमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके, वो सिर्फ ऊपर बैठे हैं, करेक्ट है। काम कौन कर रहा, आकाश अंबानी, है ना। और हमने को दिखता कि आकाश अंबानी जो है वो दिन रात जाके लास वेगास में कसिनो खेला, है ना। तो अपने को कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी की मैनेजमेंट की अपने नॉन सीरियस पर्सन है, ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन। तो इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, तो अब डिफरेंस समझ में आया आपको, प्रिंसिपल ओनर अलग होते हैं, की मैनेजमेंट अलग होते हैं। एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम may need to be
कंसीडर। कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, अरे तेरे को रिलायंस का ऑडिट है, तूने एक साल ऑडिट कर लिया, तेरे को मालूम है तेरे को बहुत झंझट हुई ऑडिट करने में, तेरे पास उतना स्टाफ ही नहीं है, उतना कॉम्पिटेंट स्टाफ ही नहीं है, जैसे जैसे तूने ऑडिट कर लिया, अब अगली बार तू बोल रहा भाई प्लीज तुम किसी और को हायर करो, मेरी बस का नहीं है ऑडिट करना। मैं मीडियम साइज फर्म हूं, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, मैंने अपने आगे ऑडिट ले लिया और मैंने गलती करी, अब मेरे को लगता नहीं कि मैं उसको ऑडिट कर पाऊंगा। क्लियर है? तो आपकी टीम में आपको कॉम्पिटेंस नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये सब चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी बिफोर यू एक्सेप्ट अ न्यू क्लाइंट, बिफोर यू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, बिफोर यू एक्सेप्ट न्यू एंगेजमेंट विथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट। क्लियर है? दैट्स इट, डन। ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इन रिगार्ड्स टू कंटिन्यूअंस और एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। समझ में आ गया बात? सबको लर्न अपने को यही पे करना है, लास्ट फाइनल कॉल फॉर लर्निंग, पूरा फोकस 3 स्टेप्स है। पहला देख लो प्रोसीजर, दूसरा इंफॉर्मेशन और तीसरा इंटीग्रिटी। क्या बात है, 3 कीवर्ड है, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी, यही से सेंटेंस निकलना है बाहर। एग्जाम में जाके एज इट इज नहीं लिखना पड़ता, यहां पे अपन चाहते कि एज इट इज लिखे, लेकिन एग्जाम में जाके नहीं होता वो, इसलिए ये क्या क्या बोलेंगे, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी। बोलो वापस से, वो नोट्स में नीचे है ना, ऐसा बॉक्स करके लिख दो कैपिटल्स में, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी, PII। कोई पूछेगा कि एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप क्या है, तो हम बोलेंगे PII। तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग जो थे उसमें 6 पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद में आरएबी के पहले कौन से मैटर देखना है, उसके अंदर 5 पॉइंट थे। उसका चीट कोड था मटेरियल लीगल एक्सपर्ट, APS RAP, OPS RAP। यस, अब तीसरा क्वेश्चन हमने देखा एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये हमारे PA का पहला क्वेश्चन है, उसका है PII, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी। प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट PII, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ये बहुत प्यारा पॉइंट है। आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, करेक्ट है, मतलब ऑडिट की प्लानिंग की पहले अपन ये काम कर रहे हैं, मतलब बस हमने स्टार्ट ही किया है, पहला ही दिन है ऑडिट का, मतलब ऑडिट स्टार्ट करने का। अब है ना, आप जब भी ऑडिट चालू करोगे या एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे क्या, आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे क्या। एनी एग्जांपल? नहीं, वो बोल रही है कंटिन्यू कर रही हूं, मेरे को पहले का पता है ना, मैं सेकेंड ईयर की ऑडिट कर रही हूँ, ठीक है, बोल सकते हैं। और बेटर कोई? हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बात, ये है एग्जैक्ट पॉइंट, ताले वाले जोरदार, अनुश्री के लिए भी और अथर्व के लिए भी। यस, कि मेरे को देखना है, मान लो पिछले साल तक मेरी क्लीन चिट थी, अब इस साल मैंने क्या किया, वही कंपनी की CEO से शादी कर ली, होता है ना, अपन जाते हैं, हमारी बातचीत से हमने उसी से शादी कर ली। अब पहले हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट पूरे थे, मतलब हमारा कोई डिपेंडेंस नहीं था, अब इस साल क्या हुआ, उससे शादी कर ली, तो अब वो जो मेरी वाइफ है वो उस कंपनी में CEO है ना, जैसा उसने बोला हमारा रिलेशन है, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, है ना, ये प्रॉब्लम होगी। तो PEA में आपको देखना होता है कि आप या आपके टीम में से जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और आगे लिखा है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। जो अथर्व ने बोला ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इंडिपेंडेंस क्या है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट हम जब चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारे एथिकल रिक्वायरमेंट लिखे, 5 लिखे, और ये छठा इंडिपेंडेंस को वो लोग अलग से लिखते हैं हर बार। तो वो वो दिखाना चाहते हैं कि ये भी एथिकल रिक्वायरमेंट है बेटा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, तो मेरे को ये वर्ड में छुपाना नहीं है उसको। समझ में आई बात? तो अगर कोई आपको ऐसे जनरली पूछता है कि बता PEA क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो एक्सेप्टेंस है ना, और एक्सेप्टेंस के पहले मैं तो बोलता हूं ऐसा नहीं, इसको पहले डालना चाहिए और एक्सेप्टेंस को भी डालना चाहिए। पहले तो खुद की गिरबान में झांक,
कि तू एथिकली कंप्लाई कर सकता है क्या, और हाँ तो तब फिर तू देख कि तेरे को एक्सेप्ट करना है क्या, फिर तो पीआईआई लगा। आईसीआई ने पीए में पहले वो दिया है, बाद में ये दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पीए ही है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट में ऑडिटर को क्या क्या करना है। रेडी है सब लोग? पहला, ऑडिटर शैल कंटिन्यूसली इवेल्युएट कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो पहला सिंपल है, शैल इवेल्युएट, कि ऑडिटर शैल इवेल्युएट द कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। बहुत सी बार कहना अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट सोचते हैं, लेकिन देते हैं लोग एकदम सिंपल। ऊपर भी क्या दिया, पहला प्रोसीजर परफॉर्म करो। क्या प्रोसीजर है वो लिखा गया, बस प्रोसीजर परफॉर्म करो, है ना। यहां पे क्या दिया, इवेल्युएट करो। क्या करना है, शैल कंटिन्यूसली इवेल्युएट, क्या कि आप कंप्लाई कर रहे हो क्या एथिकल रिक्वायरमेंट से इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। क्लियर है। उसके बाद में थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट। अच्छा, स्टार्टिंग में तुमने देख लिया पीए में, आपने देखा हाँ सर कंप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलता है थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट चल रहा है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है मतलब मैं, उसको हर बार अलर्ट रहना है। काहे के लिए अलर्ट रहना है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज एज नेसेसरी। काहे के लिए, फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। बोलता है थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट आपको जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको अलर्ट रहना है कि जो एंगेजमेंट टीम है ना, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इस चीज को लेके उसको अलर्ट रहना है। क्या रहना है, उसको अलर्ट रहना है। क्लाइंट एंगेजमेंट चालू हो गया, तब तो कुछ नहीं था, ठीक है, ना ही कुछ बात, ना ही कुछ। 20 दिन में मैंने शादी कर ली, लव एट फर्स्ट साइट, खत्म। अब मैं कर रहा क्या एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई, नहीं कर रहा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, कभी जाओ मुंबई पुणे में तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं तो ऑब्वियसली देख चुका हूं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकता है ना यार। ऑडिट के एक दिन में खत्म होता है क्या, 40-45 दिन लगते हैं ऑडिट खत्म होने के लिए, ठीक है। तुमने बीच में अगर एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी, एंगेजमेंट पार्टनर को उस चीज को लेकर अलर्ट रहना है। बहुत भारी पेनल्टी होती है सीए फर्म को अगर एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। इमीडिएटली ऑडिट खत्म होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसा, ये सेकंड पॉइंट इतना प्यारा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट को सिर्फ पीईए तक सीमित नहीं रखा। वो बोलता है पीए में तो पहले इवेल्युएट कर लेते तू। सेकंड पॉइंट में बोलती है कि एंगेजमेंट पार्टनर को थ्रू आउट द ऑडिट, ऐसा नहीं कि मैंने पीए में चेक किया था सब लोग कंप्लाई कर रहे थे चलेगा क्या, नहीं। आपको थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना है कि आपको कोई इंडिकेशन मिल रहे हैं। और अलर्ट कैसे रहोगे, ऑब्जर्वेशन करके, है ना। मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मैं देख रहा हूं यार ये आर्टिकल बार बार उधर जा रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अरे शादी बहुत दूर की बात है, वैसे भी डिपेंडेंस आ जाता ना यार। मतलब क्या है वहां पे, सर ऑडिट चलिए, है ना। अरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर को हर बार अलर्ट रहना पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन से, इंक्वायरी से, अपन दूसरे आर्टिकल से पूछते हैं ये बार बार यहाँ पे क्यों जा रहा है, इंक्वायरी से, ऑब्जर्वेशन से, कि हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंटिन्यूसली कंप्लाई कर रहे हैं, पूरी टीम कंप्लाई कर रही है। तो पहला है इनिशियली शैल इवैल्यूएट, और यहां पे भी कंटिन्यूसली वर्ड डाला है, और नीचे में उसको अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑब्जर्वेशन से अलर्ट रहेगा वो, और इंक्वायरी करने से अलर्ट रहेगा। काय के अलर्ट रहना है कि उसको कोई एविडेंस मिल रहा है क्या फॉर नॉन कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। जो भी रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसका कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है क्या, उसका अगर कोई एविडेंस उसको मिल रहा है तो उसको अलर्ट रहना है। किसको, एंगेजमेंट पार्टनर। क्लियर है, ये अपना सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड पॉइंट देखो, इफ नॉट कंप्लाइड, क्या बोल रहे हैं, इफ नॉट कंप्लाइड द विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स द पार्टनर शैल डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एक्शन। अगर मान लो कोई भी मेंबर एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन उसको लेना है, ठीक है। भाई तू कल से आना मत, इसको डाल दिया पंजाब नेशनल बैंक, उसको ऑडिट करो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यही एक्शन लेंगे ना,
हमको तो ही हमारा इंडिपेंडेंस हर्ट करना है, कल जाके सामने वाला हमको एक्शन आ जाएगा तुम डिपेंडेंट हो। उसने बोल दिया मैंने सब फिजिकली चेक कर लिया, कुछ चेक ही नहीं किया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, यहां पे हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, ये सेकंड था पीए का क्वेश्चन कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कैसे इवेल्युएट करोगे। ठीक है, इसका एक और बड़ा आंसर है जो चैप्टर नंबर 11 में है, तो अपन उस टाइम पे देखेंगे, उसका क्वेश्चन अलग फॉर्म होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला अपन कंटिन्यूसली इवेल्युएट करेंगे, दूसरा हम लोग अलर्ट रहेंगे, और तीसरा एंगेजमेंट पार्टनर नेसेसरी एक्शन लेगा। क्वेश्चन लिखो। सीए Saurabh is conducting audit of Zeal Limited and before initiating the audit he is desirous of evaluating compliance with ethical requirements including independence ठीक है। state what points shall be considered by Saurabh in this regards, है ना? 3 एरो निकाल देना, घर पे लिख लेना। पहला है shall continuously evaluate, दूसरा है shall remain alert, और देखो जब तुम लिखेगे ना shall remain alert तो उसके नीचे लिख देना ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी, है ना? और तीसरा है टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, तो उसमें भी क्या लिखना? इफ नॉट कंप्लाइड देन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, ऐसा लिख देना। समझ में आएगा सबको? ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसमें है ना जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया ना, ध्यान देना, अभी जो क्वेश्चन लिखवाया और अभी जो करा रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में जाके आप आंसर स्वैप कर दो, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी जो कराया उसमें मैं एथिकल रिक्वायरमेंट चेक कर रहा हूं, एग्री कर रहे हो ना? हाँ, और मैंने तुमको क्या बोला कि आईसीएआई हर बार इंडिपेंडेंस को अलग से वजन देती है, तो अब उन्होंने इंडिपेंडेंस को लेके अलग से लिखा है। तो अगर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस को लेके पूछा है तो अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आएगा, और एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके पूछा है तो ऊपर के 3 आएंगे, शैल इवैल्यूएट, शैल रिमेन अलर्ट और टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बोलो पीए का पहला पॉइंट क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसमें 3 पॉइंट थे, PII प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी। इंक्वायरी नहीं, इंटीग्रिटी। इंक्वायरी क्या है? प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी। क्या बोले? वापस से एक आखिरी बार, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कैसे करें। ठीक है, उसमें है इवैल्यूएट, रिमेन अलर्ट, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बोलो स्टेप बाय स्टेप है, पहले तो तू इवैल्यूएट कर ले, तब कोई प्रॉब्लम नहीं गई, लेकिन तू अलर्ट है ना? और फिर उसके बाद में अगर तेरे को कुछ भी मिला, इफ नॉट कंप्लाइड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। इवैल्यूएट, बोलो इवैल्यूएट, रिमेन अलर्ट, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। वापस से तो ऊपर के 3 पॉइंट PII और यहां पे इवैल्यूएट, रिमेन अलर्ट, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अब बताओ आखिरी चीज, ब्यूटी क्या है, जब इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आपके लिए सिंपल करने के लिए उसमें लिख देते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्वेश्चन में लिख देते हैं। मैंने नहीं लिखवाया है, लेकिन मैंने जैसे सौरभ को क्वेश्चन लिखा है ना, उसमें वो लिख देगा सौरभ इज इवैल्यूएटिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस
सौरभ इज गोइंग टू इवेल्युएट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विद एथिकल, तो तुमको क्या क्लिक हो जाएगा कि शुभम सर ने बताया पीए के अंदर 3 ही क्वेश्चन है, एक है एक्सेप्टेंस पी डबल आई, एक है इवेल्युएशन ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उसमें 3 पॉइंट है, समझ में आया? दे विल राइट पीए इन क्वेश्चन, ठीक है, दे हैव रिटन। ओके, तीसरा, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन, शैल क्या मतलब है हिंदी में, खुद को ही बोलो, इतना को कंक्लूजन बनाना है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, अपनी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में अपने को आना चाहिए। एंगेज पार्टनर को क्या करना है, कंक्लूजन बनाना है, किस चीज को लेके, ऑन कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, ऊपर क्या बोला, एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, लेकिन वहां मेजरली बात एथिकल रिक्वायरमेंट्स की थी, अब यहां इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को लेके बात है, इसके लिए मैं बोल रहा कि इसको तुम स्वैप कर सकते हो, तो ध्यान देना, ठीक है। दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट, इन डूइंग सो, और ये करते वक्त एंगेजमेंट पार्टनर को नीचे दिए गए चीजें करनी है। फर्क समझ में आया दोनों में? तो पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर बराबर डालना, कितने हो गए नंदिश? हाँ लिखो, लिखो, सीए सौरभ, सेम सीए सौरभ is in the stage of preliminary engagement activities, is in the stage of preliminary engagement activities, है ना, and as a part of PEA, and as a part of PEA he is required to form a conclusion, on compliance with independence requirement. Is क्या बोला मैंने? Is required to form a conclusion in regards to compliance with independence requirements. In regards to compliance with independence requirement, state what points shall be considered by the engagement partner in this regards, by the engagement partner in this regards. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो पहला, वहां पे क्या था, एथिकल में क्या था, शैल कंटिन्यूसली इवैल्यूएट, पहला पॉइंट है ना, फिर क्या था, रिमेन अलर्ट, है ना, फिर क्या था, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, यहां देखो, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म to identify and evaluate circumstance and relationship that create threats to the independence. इसका मतलब समझो, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे टीम में जितने लोग हैं उनका कोई रिलेटिव क्लाइंट की टीम में है क्या, वो कैसे मालूम पड़ेगा? एंगेजमेंट पार्टनर को खुद को तो पूरी जानकारी होगी नहीं, इक्के दुक्के 3-4 लोगों की होगी, लेकिन जो सीए फर्म होती है ना, सीए फर्म जो तुमको एज एन आर्टिकल हायर करती है या एज एन एम्प्लॉय हायर करती है, उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है। प्लस हर सीए फर्म का एज पर चैप्टर नंबर 11 जो मैं पढ़ाने वाला हूं, एसक्यूसी, हर सीए फर्म को इंडिपेंडेंस को लेके पूरी जानकारी रखनी पड़ती है हर एक टीम मेंबर की। तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है, अपनी ही फर्म से इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। किससे? अपनी ही फर्म से, क्योंकि फर्म को पता होगा मैं तो ईपी हूं, मतलब मैं तो एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मेरे को थोड़ी हर आर्टिकल के बारे में पता होगा, अरे कितने आर्टिकल आते जाते मेरे को थोड़ी जानकारी होगी। तो पहली बात को क्या करनी है, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट कि कोई सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप ऐसी है क्या
जो मेरे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्रिएट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अथर्व है, नया आर्टिकल आया, मेरे को जानकारी नहीं है, मैं सीए फर्म को एक मेल डाल दूंगा, ठीक है। मेल क्यों? क्योंकि मेरे को रिटर्न होना, कल को वो बोल दे हमने बताया था, हमारी फर्म हमारे पे इंजाम लगा दे, तो मैं मेल डाल दूंगा, अपनी फर्म में मेल डाल दूंगा कि इन रिगार्ड्स टू अथर्व प्लीज गिव मी ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड दिस रिलायंस लिमिटेड वी आर गोइंग टू ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ऑल्सो प्लीज एंश्योर दैट अथर्व इज नो वेयर रिलेटेड टू रिलायंस लिमिटेड। उसका मेल का रिस्पॉन्स आया कि अथर्व का पूरा नाम क्या है, सरनेम क्या है, पापा क्या है, पापा क्या काम करते हैं, ये वो पूरी डिटेल बोला आपसे लेते हैं, वो पूरी की पूरी उसने मेरे को मेल पे शेयर कर दी, मैंने पूरी पढ़ ली। अब मेरे को ये कंफर्मेशन मिल गया कि इसका कोई भी रिलेशनशिप, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप नहीं है कि मैं बोल दूं कि अथर्व के कारण हमारे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्रिएट हो। समझा? तो पॉइंट देखो, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, पहला ऑब्टेन, वापस से आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है किस चीज को लेके? टू आइडेंटिफाई circumstances that create threat on the independence, that create threat on the independence। क्लियर है? कि मैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई कर पाऊं, इवेल्युएट कर पाऊं, ऐसे रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाऊं और इवेल्युएट कर पाऊं जो इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? किसी को डाउट? पहला पॉइंट सिंपल है, ठीक है, इंडिपेंडेंस इवेल्युएट कर रहा हूं, क्या कर रहा? इंडिपेंडेंस इवेल्युएट कर रहा है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है ये, काय का? पीए का, काय का? पीए का, ठीक है। तो पहला है ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपके गोल में आएगा, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, ताकि आप ऐसे सर्कमस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाओ, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाओ जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, evaluate information on identified breaches, evaluate information on identified breaches if any of the firm's independence policies and procedures to determine whether they create a threat to the independence for the audit engagement। ये पॉइंट भी बहुत प्यारा है। अब क्या है, मैंने जब अथर्व की इंफॉर्मेशन ली तो मुझे इंफॉर्मेशन आई कि ऐसे सा ये है, तो मैंने देखा कि भाई इसका तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अथर्व को लेके मेल में एक चीज लिखी थी कि पिछले असाइनमेंट में जब अथर्व था तो वहां पे इसके कुछ कुछ आइडेंटिफाइड ब्रीचेस हुए थे इन रिगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, मान लो किसी काउंटर पार्ट के साथ में वो इन्वॉल्व होगा, जो भी है, तो हमने उस पर एक्शन लिया होगा कि भाई उसका एंगेजमेंट, ऐसे है ना, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस को लेके अपने को इंफॉर्मेशन मिली। तो अब पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर ये करेगा कि भाई वो जो आइडेंटिफाइड ब्रीचेस थे उसका हमारे इस ऑडिट पे कोई इंडिपेंडेंस को लेके इंपैक्ट है या नहीं है, वो चेक कर। तो पहले मैं क्या चेक कर रहा हूं? उसकी सारी इंफॉर्मेशन फर्म से मैं ऑब्टेन कर रहा हूं टू सी वेदर एनी सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप है विच क्रिएट्स थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। दूसरा है आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। क्या? आइडेंटिफाइड ब्रीचेस ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज, ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। सो evaluate information on identified breaches। बोलो, evaluate information on identified breaches if any of the firm's independence policies, if any of the firm's independence policies। अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि कोई ब्रीच हुआ था, फर्म्स की इंडिपेंडेंस पॉलिसी होती है कि ये आपको कंप्लाई करना है, और उसको अगर आपने कंप्लाई नहीं किया मतलब आपने ब्रीच कर दिया है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करना है और आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, ऐसे ब्रीचेस जो ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इफ एनी ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसी, फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी को ब्रीच करा आपने, ऐसा कोई इंस्टेंस अगर है तो वो इंस्टेंस को आप इवेल्युएट करो, और इवेल्युएट करके क्या करना है? डिटरमाइन करो कि वेदर दे क्रिएट, ये जो आइडेंटिफाइड ब्रीच है, क्या वो ब्रीच कोई थ्रेट क्रिएट कर रहा है क्या इंडिपेंडेंस के ऊपर, ये करंट ऑडिट एंगेजमेंट में जो एंगेजमेंट पार्टनर अभी ऑडिट कर रहा है, क्या वो आइडेंटिफाइड ब्रीच इस ऑडिट एंगेजमेंट पे कोई थ्रेट क्रिएट कर रहा है क्या? दो पॉइंट हो गए। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कर क्या रहा? एंगेजमेंट पार्टनर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को
इवेल्युएट करना कि हम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे या नहीं कर रहे, वो उसको चेक करना है एज अ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। किसको? इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट क्या है? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, फर्म से इंफॉर्मेशन ले लो। उसके बाद में इवेल्युएट आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, इवेल्युएट आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। आपको खुद को सेंटेंस बनाते आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे अगर कि मैं इसको लर्न कर लूंगी तो वो होता नहीं। आपको सिर्फ ये मेन पॉइंट्स याद, ऑडिट कैसे लोग बोलते हैं ना, आपको डराते होंगे ऑडिट कैसे लर्न होगा, आपको ये मेन पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं जो आप लिख रहे हो अपने नोट्स में कि फॉर्म्स हिंदी, मैं तो हिंदी में कर, मैंने तो मैक्सिमम ऑडिट हिंदी में किया क्योंकि मेरे में वो कला थी कि मैं उसको इंग्लिश में प्रोड्यूस कर सकता। पहला पॉइंट कि मेरे को फॉर्म से इंफॉर्मेशन लेनी है। दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाइड ब्रीचेस मेरे को इवैल्यूएट करने हैं। दैट्स इट। क्लियर है ना? तीसरा, अब वही बात, एक्शन वाली बात है ना। मैंने फॉर्म से इंफॉर्मेशन, देखो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, ध्यान देना। एक तो मैंने फॉर्म से इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, और मेरे को वहां कुछ गड़बड़ मिल गई, पहले पॉइंट में कुछ गड़बड़ मिल गई। दूसरा, मेरे को आइडेंटिफाइड ब्रीचेस को लेकर गड़बड़ मिल गई और मेरे को लग रहा कि वो ब्रीच मेरे इस ऑडिट एंगेजमेंट पे इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस। ये दोनों चीजों में से कोई भी एक हो गया तो मैं क्या लूंगा? टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। या तो वो थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, मतलब अथर्व अब तू हमारे ऑडिट में मत आ, या फिर उसको रिड्यूस कर दो एक्सेप्टेबल लेवल पे कि तू मेन ऑडिट नहीं करेगा, तू मेरे साथ साथ में घूमेगा, तेरे को सिर्फ पेपर वर्क करना है। तो मैंने थ्रेट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, है ना। तो या तो मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं एक्सेप्टेबल लेवल पे, या मैं कंप्लीटली एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। चलो रिकैप करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इसमें 3 क्वेश्चन है। अब चौथा वाला कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा के छोड़ दूंगा। इसमें मेन में 3 क्वेश्चन है। पहला कि मैं क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर रहा हूं, उसमें मेरे को देखना है PII, ठीक है, एंश्योर वेदर द प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन और इंटीग्रिटी। करेक्ट है ना। इंफॉर्मेशन काहे के लिए है मेरे को? ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन in regards to continuance of client relationship, accepting a new client or accepting new engagement with existing। और तीसरा प्रिंसिपल ओनर और की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, इवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट। ठीक है, इतना लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दे वांट रेलेवेंट बोल्ड लाइंस। आप इमेजिन करो, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो कि सच्ची में आपको लगता है कि चेकर आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि वर्ड टू वर्ड पूरा मैच होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमंस के लिए वो पॉसिबल नहीं है। वो लोग ये उनके बारे में अफवाह फैलाएंगे। आप लिखते हो एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस का, और फिर आप उन पे लांछन लगाते हो कि उनको एज इट इज चाहिए। पता है प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे स्वैप कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? पी आया, खत्म हो गया। अब सर 2 क्वेश्चन बचे पीए के, वो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है तो हम उनको पैरेलली पढ़ेंगे। पहला कि मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा कि मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो उसका क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को कंक्लूजन फॉर्म करना है। बताइए वो कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए वो क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करेगा। और यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए क्या क्या इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो पहले हम एथिकल रिक्वायरमेंट वाला देखते हैं। पहला शैल इवैल्यूएट, ठीक है, क्या सेंटेंस है उसका, पढ़ो देख के। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, शैल इवैल्यूएट। दूसरा, वो तो पहला तो हो गया कि उसने इवैल्यूएट कर लिया, अब उसको हर बार अलर्ट रहना है। एक बार इवैल्यूएट करना तो हो गया क्या? नहीं। तो एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंटिन्यूअसली रिमेन अलर्ट वाया ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। बात खत्म। ठीक है, और उसके बाद में टेक एप्रोप्रिएट एक्शन व्हेन नेसेसरी अंडर सर्कमस्टेंसेस टू एंश्योर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। बना ली इंग्लिश। ठीक है, हो गया। तो ये सिंपल है। अब आ जाओ इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस में सारी बात है फर्म को लेके। पहली है कि मैं फर्म से इंफॉर्मेशन लूंगा,
बोलो, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म obtain information from the firm इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। खत्म बात, अपनी लैंग्वेज अपनी इंग्लिश, ठीक है। हमने फर्म से इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, और काय के बारे में कि क्या मेरे इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या, उसको लिख के, राइट। सेकेंड, इंफॉर्मेशन ले ली, अब मेरे को देखना है कि कोई आइडेंटिफाइड ब्रीचेस थे क्या, तो इवेल्युएट आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। काय का ब्रीच, फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसीज का, ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मतलब इंडिपेंडेंस पॉलिसीज और इंडिपेंडेंस, तो प्रोसीजर काट दो आप, सिर्फ पॉलिसी इनफ है, ये एंड प्रोसीजर काट दो, सिर्फ फर्म की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज भी इनफ है। और आपको जब ये आइडेंटिफाइड ब्रीचेस समझ में आए, ठीक है, तो उसका क्या करोगे, आप देखोगे टू डिटरमाइन दैट दे क्रिएट अ थ्रेट, दे मतलब आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, कि ये आइडेंटिफाइड ब्रीचेस जो है दे क्रिएट अ थ्रेट ऑन करंट ऑडिट एंगेजमेंट, दैट दे क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर है। तो फर्म से इंफॉर्मेशन ले ली, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस को इवेल्युएट कर लिया, और आखिरी क्या है, दोनों में सेम है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द रिस्क और रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। फटाफट मैं सिर्फ 2 मिनट रुकूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये इंडिपेंडेंस वाला आंसर SNW कर लो अभी के अभी। टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद में जो लेवल पे है वो लेवल पे छोड़ देना, घर पे कंप्लीट करना, और डायरेक्टली 1 2 3 लिखो। फास्ट लिखो, फास्ट। चलो डन डन डन। अभी जैसे लेवल पे छोड़ो, प्लीज आगे बढ़ना है बस। ठीक है मैडम सृष्टि जी, बस यार प्लीज, दिया ना मैंने 2 मिनट। हो सकता है मैं बोल सकता घर पे लिख लो, लेकिन कुछ चीजें यहीं पे सीमेंट करनी होती है, ठीक है। अभी तुमको थोड़ा वर्डिंग पे कमांड आया कि उन्होंने कैसे लिखा है ना, ठीक है। अभी घर जाके तुम्हारा होमवर्क है कि तुम PEA की तीनों चीजों को, ठीक है, पैरेलली आंख बंद करके रिवाइज करो, है ना। 1 2 3 ऐसे इमेजिन करो, एक के बाजू में एक लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुल मिला के 9 पॉइंट है, 3 3 3। बहुत पूछते हैं एग्जाम में चैप्टर 2 से, ठीक है। अब देखो ये सी वाला पढ़ो एक बार अपने अपनी बुक्स में जल्दी जल्दी। कार्तिक पढ़ो यार। पढ़ लिया, समझ में आ गया, बराबर है।
हेलो, हाँ हाँ, मैंने क्लास में कॉल करूँ क्या आपको? हो गया साई शामा, समझ में आया? पक्का समझ में आया सबको ना? इजी है, ठीक है। उसके बाद में नीचे का पढ़ो, ये परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज असिस्ट करता है ऑडिटर को इन आइडेंटिफाइंग इवेंट्स दैट मे अफेक्ट ऑडिटर्स एबिलिटी टू प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट और परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऑडिटर को असिस्ट करता है कि प्लान और परफॉर्म करने के पहले कोई अगर दिक्कत है, कुछ है, तो आप प्लान और परफॉर्मेंस तक जाओ ही मत, यहीं पे रुक जाओ। तो अल्टीमेट काम क्या है पीए का? कि वो ऑडिटर को असिस्ट करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या वो ऑडिट को प्लान कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हुए तो ऑडिटर ना प्लान कर सकता, ना परफॉर्म कर सकता, ना ही उसको एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, क्लियर है ना? प्रिंसिपल ओनर की इंटीग्रिटी नहीं है तो ऑडिटर ना प्लान करेगा ना परफॉर्म करेगा, बोलेगा हाथ जोड़ता हूं भैया मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड कंप्लाई नहीं हो रहे, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस मिले जा रहे हैं फॉर्म्स की इंडिपेंडेंट पॉलिसी से, तो आप ऑडिट चालू नहीं कर सकते। तो इसके लिए पीए जो है ना वो आपकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है प्लान और परफॉर्म करने के लिए। अगर सारे पीए राइट है तो आप प्लान परफॉर्म कर सकते हो। अगर पीए में कुछ गड़बड़ है तो पहले वो गड़बड़ को ठीक करो और फिर ही आप प्लान और परफॉर्म चालू करो। क्लियर है? पीईए खत्म। समझ में आया? एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ जोरदार। बहुत अच्छे से आप लोग ने इस चैप्टर को अभी तक लिया है, ठीक है। आगे के पार्ट सिंपल होते जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया? प्लानिंग के बेनिफिट्स देखे, है ना। आरईबी के पहले कुछ मैटर्स हमें देखने होते हैं वो देखे, और उसके बाद में पीए देखा। तो मैं बोल सकता हूं 3 सेक्शन हो गए अपने। सेक्शन 1 जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप्स था, सेक्शन 2 एक अपने आप में स्पेशल सेक्शन है कि आरएबी के पहले क्या मैटर्स देखने हैं। सेक्शन 3 पीईए है, इसके अंदर 3 बच्चे हैं, ए बी सी। आपको एक क्लैरिटी मिल रहा क्या? एक वेब मिल रहा क्या? बर्ड्स आई व्यू अभी तक के चैप्टर का, ठीक है। अब आता हूं मैं सेक्शन 4 में, प्लानिंग एक्टिविटीज। ये आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का। अब इसमें सब सेक्शंस रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब प्लानिंग एक्टिविटीज में मैंने बोला उन्होंने एक चीज भूल गए, क्या नाम है उसका? ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो अब तुमको यहां से सिर्फ 3 चीज पढ़नी है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान और एक प्रोग्राम। अब पता है इसका मैप कैसे बनेगा? पहले बनेगा मैप में सेक्शन 1, ठीक है। नहीं, स्टार्टिंग से बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। फिर बनेगा सेक्शन 2, ठीक है, वो रहेगा मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर आरएपी। फिर बनेगा सेक्शन 3, वो रहेगा तुम्हारा पीए। फिर पीए में 3 सब सेक्शन रहेंगे, तुम 3 ट्री बनाओ, 3 बुलेट्स बनाओ, एबीसी लिखो, तुम्हारी इच्छा। फिर अब आखिरी सेक्शन रहेगा प्लानिंग एक्टिविटीज, जिसको तुम बड़े में लिख सकते हो मैप में। उसमें 3 पार्ट है, एक स्ट्रेटजी, एक ऑडिट प्लान और एक ऑडिट प्रोग्राम। इनमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। क्या आप मैप इमेजिन कर पा रहे हो? ये मैप अपने को बनाना है ताकि मेरी रिवीजन में स्वैपिंग ना हो, आंसर्स की अदला बदली ना हो, ठीक है। रेडी है? चलो अभी आ जाओ स्ट्रेटजी के ऊपर। ये अपना पहला प्लानिंग एक्टिविटी। अब मेरी बात सुनो, अभी क्या होता है कि एक अपन ने सबसे पहले, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करोगे ना तो उसमें पहला होता है विजन, ठीक है। उसके बाद में मिशन, ठीक है। तो विजन अभी एकदम उसमें मत जाओ, ठीक है, ठीक है। विजन का मतलब सर मेरे को रैंक लाना है, ये मेरा विजन है, ठीक है। अब जब तुमने एक विजन सेट कर लिया कि मेरे को ये करना है, अब उसमें सबसे पहले तुम उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओगे। सर मैं अच्छे लेक्चर्स देखूंगा, है ना, मैं क्लास में पूरा अटेंटिव रहूंगा, मैं सारा होमवर्क करके मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली कि क्या स्ट्रेटजी से मेरे को रैंक आ सकता है। हर टेस्ट में मैं टॉप पे रहूंगा, ठीक है, मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे, दैट्स इट, मेरी छुट्टियां नहीं रहेगी, करेक्ट है, ओके। ये होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हर बार ब्रॉडर होता है। क्या होता है? ब्रॉडर। स्ट्रेटजी है ना अपने पूरे डायरेक्शन सेट कर देता है कि ये ऐसे ऐसे चलना है, ये डायरेक्शन से चलना है, ये टाइमिंग से चलना है, इतने से इतने ये हो जाना चाहिए, करेक्ट है। अब आता हूं प्लान पे। ऑडिट प्लान क्या करता है? स्ट्रेटजी में जो लिखा है, स्ट्रेटजी में लिखा है कि मेरे को रोज क्लास आना है, तब मैं आता हूं ऑडिट प्लान पे।
अब ऑडिट प्लान में मैंने रोज का डेली अलार्म लगा लिया, मैं 5:30 उठ जाऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी में लिखा होगा क्या? स्ट्रेटजी हर बार ब्रॉडर होती है, स्ट्रेटजी में बहुत कम चीजें लिखी होती है लेकिन ब्रॉडर लिखी होती है, ठीक है। जैसे लिखा है कि रोज आऊंगा, अब रोज आने के लिए 10 चीजें है ना। गाड़ी की चाबी उस जगह पे होनी चाहिए, सही टाइम पे उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, सब करना है, राइट। वो आएगा ऑडिट प्लान में। तो मेरा कहने का आपको मतलब ये है कि स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी होता है इतना, ये स्ट्रेटजी के बेसिस पे ऑडिट प्लान बनता है जो इतना होता है कि ये करना है ना। आपने एक स्ट्रेटजी बना ली कि मेरे को 2 महीने में ये सब खत्म हो जाएगा। अब प्लान में क्या रहेगा कि मैं ये हफ्ते में क्या करूंगा, है ना। ये ऐसा वो थोड़ा डिटेल्ड होगा। प्लान क्या होगा? डिटेल्ड होगा, लेकिन वो काय पे बेस्ड है? स्ट्रेटजी। समझ में आई बात, है ना। मैंने स्ट्रेटजी बना ली, मेरे को ये अचीव करना है, प्लान बना लिया, वो अचीव करने के लिए मेरे को ये चीज ऐसे करनी है। ऑडिट प्रोग्राम एकदम डिटेल होता है, इसमें एकदम एक एक दिन का हिसाब होता है कि मैं मंडे को पहले 4 घंटा ये करूंगा, उसके बाद में 4 घंटा ये करूंगा, उसके बाद में ये करूंगा, मैं इसी बुक से पढ़ूंगा, ठीक है। मैं शुभम सर के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करूंगा, मेरे पास सारे हाइलाइट्स है, सब है। तो ऑडिट प्रोग्राम इज लाइक वेरी 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 डिटेल्ड थिंग। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते, क्या बोलते उसको? आएंगे अपन उसमें, लेकिन मैं चालू करने के पहले एक आपको ट्रेलर दे रहा हूं कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये 3 चीज में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको ही समझ गया कि सर स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर टर्म है ना, और ये इनिशियल चीज है, इसके बेसिस पे सर प्लान बनेगा, और ऑडिट प्लान के बेसिस पे पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम बनेगा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तुमको सिर्फ समझने के लिए है ना। अपने सबके क्वेश्चंस अलग अलग है। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे स्ट्रेटजी की। चालू करूं? ठीक है। प्लानिंग एक्टिविटीज एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर, है ना। आप अगर ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करोगे तो ऑडिटर को असिस्ट होगा उससे। आप सोचो ना, बिना स्ट्रेटजी के आप लाइफ में कुछ कर सकते क्या? कुछ भी कर सकते क्या स्ट्रेटजी के बिना? नहीं कर सकते ना। लाइफ इज स्ट्रेटजी, है ना। तुमने सीए चूज किया, दिस इज योर, उसके लिए सही कोचिंग चूज करी, दिस इज योर प्लान। उसके लिए सही पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज योर प्रोग्राम। समझ रहे हो? सो द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, जो क्या करेगी? दैट विल सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। पूरे ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ये ऑडिट स्ट्रेटजी सेट कर देती है, ठीक है। और ऑडिटर को एस्टैब्लिश करना है ऑडिट स्ट्रेटजी। क्या एस्टैब्लिश करना है? ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। सो द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश, बोलो, एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी that sets the scope, timing, direction of audit। ठीक है, वापस बोलो। ठीक है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, ठीक है। एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट। और स्ट्रेटजी क्या करती? ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस देती है ना। मैंने बोला ना, ऑडिट प्लान कहां से बनता है? स्ट्रेटजी से। समझ गया? अब है ना, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बोलो। अभी पहला क्या बोला कि उसको ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है ना। शेल एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटजी, और जो ये प्रोसेस है ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने का, जो ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है ना, ऑडिटर को असिस्ट करता है टू डिटरमाइन सच मैटर्स एज। कुछ मैटर्स का डिटर्मिनेशन के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी का प्रोसेस हेल्प करता है। ऑडिट स्ट्रेटजी का एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस हेल्प करता है कुछ मैटर्स के लिए, है ना।
जब तुम ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो, मान लो हम लोग ऑडिट ले जा रहे हैं रिलायंस के, नाउ वी आर सिटिंग हियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी विल हेल्प अस टू डिटरमाइन सर्टन मैटर्स. वो मैटर्स क्या है देखो कितनी इजी. पहला क्या है, द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. आपको स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए कितने कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं. मतलब अगर मान लो मैं रिलायंस के लिए जा रहा हूं, ठीक है, रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है उसके लिए मेरे को वहां पे कम से कम 15 लोग लगेंगे. ये स्ट्रेटजी बनाते वक्त क्लैरिटी मेरे को मिलेगी कि वहां 15 लोग लगेंगे, है ना. फिर रिलायंस फैशन का पूरा गोडाउन है जो भिवंडी में है, वहां मेरे को कम से कम 50 लोग लगेंगे. ठीक है, ऐसा कर करके आपको आइडिया लगेगा कि कौन से रिसोर्सेज आपको कितने कितने रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज आपको लगाने हैं कौन सी एरियाज में. सो द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. क्या क्या रिसोर्सेज बोलो, क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं. दूसरा पढ़ो, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. कितने कितने लगाने हैं. पहला क्या क्या, तो रिसोर्सेज में क्या होगा, ऑब्वियसली इंसान होंगे, आर्टिकल्स होंगे, टीम होंगी. और मान लो बहुत सी बार ना अभी इन दिनों के ऑडिट में ना सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होंगे. यस, तो ये सब रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब एवरीथिंग. ठीक है, पैसा, ऑडिट करने को पैसा भी तो लगेगा ना. जो आर्टिकल आएंगे कुछ खाएंगे, है ना, जाने का ट्रेवलिंग खर्चा लगेगा, तो पैसा. तो रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन, मनी एंड एवरीथिंग. तो क्या क्या रिसोर्सेज लगेगा पहले उसकी लिस्ट बनाओ. ट्रिप पे जा रहे हैं अपन, एक लिस्ट बना ली, सर ये चीज अपने को लगेगी, कितनी कितनी लगेगी. पहले हमने मतलब सर ट्रैवलिंग बैग लगेगा, जूते लगेंगे, है ना, सिम कार्ड लगेंगे. अभी कितने कितने लगेंगे. सो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड टू ईच एरिया. जामनगर में इतने भेजने हैं, भिवंडी के गोडाउन में इतने भेजने हैं. जामनगर भेजेगा ना तो एआई सॉफ्टवेयर भेजना, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है. और हो सकता है मेरे को वहां पे एक्सपर्ट भी लगे, उसको भी भेज देना. ठीक है, सो रिसोर्सेज कौन कौन लगाने हैं और कितने कितने लगाने हैं. तीसरा देखो, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड. कब लगाने हैं. सही है ना. अरे भाई तुम संडे को जा रहे, संडे बंद है, कोई मतलब है क्या. तुमको ये हफ्ते जाना है, वो हफ्ते मोदी का विजिट है वहां पे, तुम जा सकते क्या अभी. तो कब लगाने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. तो पहला क्या रिसोर्सेज चाहिए बोलो, कितने चाहिए, कब चाहिए, बराबर है. सो द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, द resources to deploy, the amount of resources to allocate to specific audit areas, and when these resources are to be deployed. और चौथा देखो, how such resources are managed, directed and supervised. स्ट्रेटजी बनाते वक्त चौथा मैटर जो आपको पता चलेगा कि ये जो रिसोर्सेज है इनको मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे सुपरवाइज करूंगा और कैसे डायरेक्ट करूंगा. मतलब मैं क्या करूंगा, अभी हम रिलायंस के ऑडिट पे जा रहे हैं, मैं अकेला ईपी कुछ कर सकता क्या, मेरे अंडर और भी सीए रहेंगे, है ना. तो मैंने एक सीए राहुल है, उसको बोल दिया भाई जामनगर तू साथ में जाएगा, तू उन पे सुपरवाइज करेगा आर्टिकल्स पे, और तू मेरे को रोज रिपोर्टिंग करेगा कि तूने पूरे दिन में क्या क्या किया, है ना. स्ट्रेटेजी बनाते वक्त इससे भी ये भी हेल्प होता है कि ये जो रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है, ये कैसे हम लोग मैनेज करेंगे. कि भाई जो भी लैपटॉप्स दिए है ना वो वापस लेना रोज. ये तो मालूम पड़ा वो बोलेगा बारिश आ गई लैपटॉप गीला हो गया, उसका क्या जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा. तो वो रिसोर्सेज कैसे मैनेज होंगे, उनको डायरेक्ट कैसे करेंगे. राहुल तू वहां जा रहा ना, तो तेरे को पूरा हमको बताना पड़ेगा, बोला ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. उनको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए. और मेरे को तू बार बार रिपोर्ट करते रहना सुपरवाइज कि आज कितना कितना हो गया, कल कितना कितना हो गया, कुछ ऑब्जर्वेशन है कि तेरा, कुछ मिसस्टेटमेंट नजर आ रहा है कि तेरे को, समझ में आ रही बात. ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेटजी का पहला क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द क्वेश्चन. बताओ दिव्या, क्वेश्चन क्या है.
अरे मेरे को क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ क्या क्या क्वेश्चन है वो बताओ। Process of establishing a audit strategy for the auditor हम्म to complete the auditor's risk assessment. नहीं नहीं, वो लाइन आप काट दो। देखो एक तो पहले ये लाइन काट दो आप, कहां पे गई वो, हाँ ये सब्जेक्ट टू, ये लाइन काट दो आप, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स आरएपी, ये लाइन काट दो आप। हाँ मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या है। What is the process of establishing the auditor's strategy? नहीं, क्वेश्चन वो नहीं है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन नहीं है। सृष्टि बताओ क्वेश्चन क्या है। What strategies to establish? नहीं, बताओ प्रीत। What matters shall be taken into consideration while establishing strategy? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। What is the strategy that sets the scope, timing, and direction of the audit? स्ट्रेटेजी के बारे में क्वेश्चन ही नहीं है। रिस्क असेसमेंट होती है तो ऐसा काट ही जाए। बता नंदीश क्या क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करने के लिए कौन से मैटर कंसीडर करने चाहिए? नहीं, निहाल स्ट्रेटेजी ऑडिटर को कैसे हेल्प करती है? बोलते बोलते ही तू चूक गया, ऑलमोस्ट बोल दिया था। कौन से matters consider करने चाहिए in strategy? नहीं प्रोसेस को असिस्टेंट कर नहीं, ऑलमोस्ट बोल दिया था। अथर्व सर ये मैटर स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता नहीं, ऑडिटर को कौन-कौन से मैटर में स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे यूज लेनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बोलूं, हो गया ठीक है। इसके लिए बोलता हूं कि ऑडिट में क्वेश्चन डिटरमाइन करना कभी कभी टफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। ऑडिट स्ट्रेटेजी का पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है, बराबर है। वो स्ट्रेटेजी बनाने से क्या होता है, टाइमिंग, डायरेक्शन और स्कोप, एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन सेट कर देता है वो, और ऑडिट प्लान को डेवलप करने में एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है। क्या वो स्ट्रेटेजी को यूज करके ऑडिट प्लान डेवलप होगा, बराबर है। क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोसेस है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी का, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से ऑडिटर को क्या क्या मैटर्स मालूम पड़ेंगे, क्या क्या मैटर्स मालूम पड़ने में ऑडिटर को असिस्ट होगा। लाइन पढ़ना, देखो मेरे साथ में तुम बने रहना। द प्रोसेस ऑफ, बोलो, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ये जो प्रोसेस है ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने का, ये जो प्रोसेस है, ये ऑडिटर को असिस्ट करता है। असिस्ट ऑडिटर टू डिटरमाइन सच मैटर्स एस, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑडिटर को क्या करता है, असिस्ट करता है। क्या करता है, काय के लिए, कुछ मैटर डिटरमाइन करने में असिस्ट करता है। कि मैं ऑडिट स्ट्रेटजी लगा रहा हूं, है ना, तो उससे मुझे क्या हेल्प हो रही है कि मुझे पता चल रहा है कि कौन से रिसोर्सेज लगाने हैं, कितने कितने लगाने हैं, कब कब लगाने हैं, और उनको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करना है। ये मैटर्स मुझे पता चलते हैं, ये मैटर्स में मुझे असिस्ट होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी के प्रोसेस से। अभी समझ में आया क्वेश्चन, पक्का समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। सफान समझ में आया क्या, फिर बोला क्यों नहीं, लिखो, जगह छोड़ देना अगर कुछ लिखना है तो। हेडिंग डाल दो अलग से, प्लानिंग एक्टिविटीज, फिर उसमें हेडिंग डाल दो ऑडिट स्ट्रेटजी। कार्तिक समझ में आया, समर्थ है ना। तो पहले क्वेश्चन की ना, ये पॉइंट की मेन हेडिंग पहले डालो, लिखो हेडिंग, ये पहला क्वेश्चन है हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी का, उसमें डालो
स्ट्रेटजी assist in determining some matters. Strategy assist in determining some matters, है ना, ये हेडिंग हो गई। ठीक है, ये कुछ मैटर्स डिटरमाइन करने में स्ट्रेटजी अपने को हेल्प करती है। अब क्वेश्चन लिखो, state some of the matters, state some of the matters that the auditor will determine, while establishing the process of overall audit strategy, while establishing the process of overall audit strategy। बराबर है। अभी क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, वो देखो पहले आ गया समझ में? निहाल, नंदीश, सफान, मिहिका, समझ में आया? सृष्टि, डन। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब उसके आंसर में 4 बुलेट्स या 4 एरो निकाल दो, वॉट एवर इज सुटेबल। निकाला? अब ये आंसर को ना तुमको मन से लिखना है, मतलब ऑल द बुलेट्स मन से, ऑल द एरोस मन से। प्लीज आंसर देखना मत, दिमाग पे तनाव दो जरा, क्योंकि इजी है, आंसर इजी है, क्वेश्चन ट्रिकी है। क्या क्या मैटर्स ऑडिटर को मालूम पड़ेंगे जब वो स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश कर रहा है? ऑल अबाउट रिसोर्सेस, ऑल अबाउट रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कब लगाने हैं, और जो लगे हैं उनको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं। सबको आ गया? सिर्फ अगर तुमने एक चीज याद रखा ना इसमें, इसको लर्न करते, एक ही शब्द याद रखना, रिसोर्सेस, और खुद को हिंदी में बोलना। और देखो, तुम सभी लोगों को एक चीज डेवलप करनी पड़ेगी, वो है इंग्लिश को हिंदी में बोलो, स्पेसिफिकली जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है, इंग्लिश के हर एक शब्द को हिंदी में बोलो, तुमको क्वेश्चन का अर्थ जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में रखना है, और आंसर सिर्फ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज बोलते से ही तुमको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी, क्या लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कब लगाने हैं, और उनको जो लगे हैं उनको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करना है। हो गया सबको लर्न? ठीक है, अब देखो दूसरा, अब है ना अपने नोट्स में एक और थोड़ा हेडिंग टैब्स डाल देना स्ट्रेटजी के अंदर ही, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। लिखो, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। लिख लिया? क्या मतलब हुआ इसका, दिव्या? बना रहा है, क्या बात, ताली हो जाए। ये इंटरप्रिटेशन अपना होना चाहिए।
हर चीज को लेकर। अब ये वाला बात वो है जो मोस्ट ऑफ यू वर सेइंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि ये फैक्टर्स मुझे कंसीडर करने हैं जब मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं। वो क्या था कि बनाते वक्त तुमको क्या क्या मैटर्स मालूम पड़ेंगे, क्या क्या मैटर्स को लेकर तुमको असिस्ट होगा, क्या क्या मैटर्स को लेकर ऑडिटर को हेल्प होगा, वो बताओ। ये वो है कि क्या क्या मैटर ध्यान में रख के तुमको बनाना है। फर्क समझ में आया है ना? मैं बहुत ज्यादा टाइम डालूंगा क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में ताकि तुम्हारा वो लेवल ठीक हो जाए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना? अब देखो ये जितने भी ब्लू वाले पॉइंट है ना, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, है ना, ये असर्टनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, सब ब्लू वाला देखो। कंसीडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। फिर ये डी देखो, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और ई देखो, ascertain the NTE of resources necessary to perform the engagement। अब तुम्हें करना क्या है, ये जो तुमने हेडिंग लिखी ना अभी, इसमें तुमको 5 ऐसे एरो खींचने हैं। अभी नहीं, सुनो पहले कैसे एरो, बोर्ड पे देखना, ये ऐसे तुमको एरो खींचने हैं 5, एक नीचे एक थोड़ा ऊपर ऐसा करके, है ना, और उनको डालना है A B से लेके E तक, और सिर्फ ये ब्लू हेडिंग लिखनी है। कौन सी? ये ब्लू हेडिंग लिखनी है। तो ये तुम्हारी समरी हो गई कि क्या क्या फैक्टर्स मेरे को ध्यान में रखना है जब मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं। ठीक है? अब अगर एग्जाम में मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ ये हेडर्स लिखने हैं ब्लू वाले। ठीक है? दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता, इन 5 को लेके एक इंडिविजुअल क्वेश्चन, है ना, जो ए वाला है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल ए वाला क्या है देखो, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा? वाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बोलो, वन ऑफ द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड is the identification of characteristics of that engagement, बोलो, state what shall auditor take into account while doing so, है ना। ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चंस ये 5 पे बन सकते हैं, लेकिन वो हर बार आपको पहले बोलेगा कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, स्ट्रेटजी बनाते वक्त कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, उसमें से एक फैक्टर ये है, बताइए इसके लिए ऑडिटर को क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या पॉइंट ऑडिटर को कंसीडर करना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ठीक है, ये 5 पॉइंट अपन कल डिस्कस करने वाले हैं, और ये पूरे 5 पॉइंट अपन कल लर्न करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा सफन? आपको वो नहीं पूछा मैंने, वो बैठने बोला। ठीक है, अभी तक हमने क्या बोला? प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद में एक सेक्शन नंबर 2 अपना कि कौन से मैटर हमें आरएपी के तहत देखने हैं, मटेरियल लीगल एक्सपर्ट, एपीएस आरएपी, ओपीएस आरएपी। ठीक है, फिर तीसरा हम आए पीईए, उसमें 3 आंसर्स है। ठीक है, पहला वाला काय के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, पीडब्ल्यूआई, बराबर है। उसके बाद में एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कैसे इवैल्यूएट करूंगा, और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कैसे इवैल्यूएट करूंगा। उसके बाद हमने स्ट्रेटजी चालू करी। स्ट्रेटजी के अंदर हमारा पहला एक स्पेशल क्वेश्चन है कि स्ट्रेटजी का प्रोसेस तो हम बाद में सीखेंगे, पहले बताओ ये प्रोसेस से ऑडिटर को क्या असिस्ट होता है, ऑडिटर को क्या मैटर्स मालूम पड़ते हैं, पहले वो बताओ। वो हमने सीखी रिसोर्सेस, और अब हम सीखेंगे कि ये स्ट्रेटजी प्रोसेस डेवलप होता कैसे है, उसके फैक्टर्स के। अभी तक का रिकैप हो गया। ठीक है, अभी तक जितना चैप्टर 2 हुआ है प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। हाँ, हम लोग मिलेंगे मंडे को। थैंक यू।